नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर तमाम दावों के बाद जयपुर रॉयल फैमिली ने दावा किया है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। रॉयल फैमिली की सदस्य और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि उस जगह पर हमारा महल था। ये अच्छी बात है कि किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने को लेकर अपील की है। इससे सच सामने आएगा। हम भी अभी मामले को एग्जामिन कर रहे हैं। दिया कुमारी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहले ताजमहल जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वह पैलेस और ज़मीन ली तो परिवार उसका विरोध नहीं कर सका, क्योंकि तब उसका शासन था। दिया कुमारी ने कहा कि आज भी कोई सरकार किसी ज़मीन को एक्वायर करती है तो उसके बदले में मुआवजा देती है, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था। उसके खिलाफ अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। अब अच्छा है कि किसी ने आवाज़ उठाई है, कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि अयोध्या मंदिर के दौरान राम के वंशज को लेकर जब मुद्दा उठा तब भी जयपुर रॉयल फैमिली की ओर से दावा किया गया था कि वे राम के वंशज हैं। इसके लिए वह कोर्ट में भी गवाही देने को तैयार है। वहीं इसके साथ ही सांसद दिया कुमारी ने कहा कि मैं यह तो नहीं कहूँगी कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके कमरे खोले जाने चाहिए। ताजमहल में कुछ कमरे बंद हैं, कुछ पार्ट वहाँ लंबे वक्त से सील है। उस पर निश्चित तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे खोलना चाहिए, जिससे ये पता चले कि वहाँ क्या था, क्या नहीं था। वो सारे फैक्ट्स तभी इस्टेब्लिश होंगे जब एक बार इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कोर्ट में जयपुर के पूर्व राज परिवार की ओर से भी याचिका दायर की जाएगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे हम अभी देख रहे हैं, हम एग्जामाइन करेंगे कि क्या स्टेप लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो जयपुर के पूर्व राज परिवार के हमारे ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। अगर कोई आदेश देगा तो हम उस डॉक्यूमेंट्स देंगे। हमारे पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स में यह बात साफ है कि शाहजहां को उस वक्त वह पैलेस अच्छा लगा तो उसने उसे एक्वायर कर लिया। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वहाँ पर कोई मंदिर था, तो इस पर सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे हैं, लेकिन वह प्रॉपर्टी हमारे परिवार की थी। दरअसल ताजमहल को लेकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर की है। डॉक्टर सिंह ने अपनी याचिका में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग की है, जो लंबे वक्त से बंद हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं। अगर सर्वे होता है तो इससे मालूम चलेगा कि ताजमहल में हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। बता दें कि 2017 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। स्वामी ने कहा था कि हम ताजमहल के दस्तावेजों तक पहुँचे हैं। इस बात का प्रमाण है कि शाहजहां ने जयपुर के राजा महाराजाओं से जबरन उस ज़मीन को बेचने के लिए कहा था जहां ताजमहल बना है। शाहजहां ने उन लोगों को हर्जाने के रूप में 40 गांव दिए थे, जो कि ताजमहल की ज़मीन की कीमत के मुकाबले कुछ भी नहीं था। वहीं इससे पहले 1965 में इतिहासकार पी.एन. ओक ने अपने किताब में दावा किया था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। उसके बाद 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दाखिल हुई और 2017 में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से ताजमहल को तेजो महल घोषित करने की मांग की थी। फिलहाल अब एक के बाद एक मुद्दे देश में गरमाते जा रहे हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेती है।
ज़मीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने मुआवजा दिया। लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे, तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में गोदी खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली। आपने अभी तक देखा होगा क्या डॉक्यूमेंट में क्या है, उनके अंदर क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको एक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की। तो आपका मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? और मैं ये नहीं कहूंगी, इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टेब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई याचिका लगाएंगे इसको लेके? सेंटर हम लोग देख रहे हैं इसको एग्जामिन। और इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह नेता बीजेपी, अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, मुन्ना खान कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। शहरों के नाम बदले गए और अब धीरे धीरे ढूंढ कर ऐतिहासिक उल्लेखों को निकाला जा रहा है और अब ताजमहल जो कि तेजो महल है जिसे आप कह रहे हैं, तो अब क्या इस मामले में होना है? चंद्रशेखर जी, देखिए जिस प्रकार से महबूबा जी ने चैलेंज किया, उनका आज का ये नहीं है नाटक, ये बहुत पहले भी उन्होंने चैलेंज 370 हटा के दिखा तो 35 ये हटा तो ये चैलेंज है वो धीरे धीरे करके उनका खत्म होता जा रहा है। तो महबूबा जी के बातों पर इसलिए नहीं हमको आना है कि जब तक मोदी जी और अमित शाह जी है देश के विकास के लिए और देश की अच्छाई के लिए जो है ना, अगर कोई भी कदम उठाना होगा, कानून बदलना पड़ेगा, तो कानून बदल के देश की भलाई के लिए काम करेंगे। अभी महबूबा जी को कहीं से किसी प्रकार का कोई फुटेज नहीं मिल रहा है, तो महबूबा जी ने सोचा कि पूरे देश के अंदर जैसे अभी काशी विश्वनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास का मस्जिद की बात हो या महबूबा मुफ्ती ही कर रही है जो कुछ कर रही है, तो ये तमाम चीजों को लेके उन्होंने ये बयान अपना जारी किया ताकि मीडिया वाले जो है, मीडिया से जो उसे फुटेज मिले। और जहाँ तक बात है ताजमहल की, तो अजय शर्मा जी, ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, मैं सुन लिया मैंने, महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है, बिल्कुल। अजय शर्मा जी, मंदिर और मस्जिद और सबके ताले खुल जाएंगे, नाम बदले जाएंगे, लेकिन जो उसमें जाने वाले भक्त हैं वो भक्तों का सिलेंडर और पेट्रोल और बेरोजगारी ये भी सब कम हो जाए, हाथ लगे जब चल रहा है सब, तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से क्या हासिल क्या होने वाला है और क्या ये राजनीतिक मुद्दे हैं? दरअसल महंगाई की बात करें तो महंगाई तो जो है वैश्विक स्तर पर है, और हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लें तो पड़ोसी मुल्क के क्या हालात है किसी छिपे नहीं पाकिस्तान के, और श्रीलंका तो बर्बादी हो गया इस तरीके से। पाकिस्तान की तो हालत वो है कि वहाँ पर 100 रुपये प्रति किलो की दर से ऊपर आटा बिक रहा है, और इंडिया में भी लगभग मुंबई का जो आंकड़ा आया है वो 49 रुपये प्रति किलो है, और दिल्ली एनसीआर में लगभग 32 से 33 रुपये प्रति किलो का आटा बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति जब बनी हुई हो, तो अब कहीं पर रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं, कहीं पर कुछ तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, और जब
रूस और यूक्रेन के लड़ने से हमारे देश में आयात निर्यात पे फर्क पड़ सकता है या खाद्य पदार्थों पे फर्क पड़ सकता है। और जिस तरीके से पूरे देश में पूरी विश्व में जो है रूस और यूक्रेन की गेहूं के उत्पादन को लेकर जो 1/4 हिस्सेदारी है, उससे जो है फर्क पड़ सकता है। तो हम सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई है उसको लेकर टारगेट कर लें कि सब मोदी सरकार दोषी है, तो समझ में नहीं आता, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। यदि किसी एक चीज पर फर्क पड़ता है तो बाकी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये ठीक उस तरह से जैसे कि सड़क पर यदि कोई छोटी सी गाड़ी खराब हो जाती है तो पूरी सड़क पर जाम लग जाता है, यानी कि सभी को सही ढंग से चलना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो यानी कि ये महंगाई, बेरोजगारी, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई ये चल रही है, चलती रहेगी। मैंने आज से 10 साल पहले भी अपने एक सीनियर पत्रकार से कहा, मैंने सर जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से आज तक हम इसी बात पर लड़ रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान और महंगाई। मैंने तो गाने भी सुन लीजिए पुरानी हिंदी फिल्मों के, वो भी इसी पे होते थे। एक फिल्म भी आई थी मनोज कुमार की, रोटी कपड़ा और मकान। तो अमिताभ बच्चन भी इसीलिए फेमस हो गए, रोटी कपड़ा मकान के लिए लेके लड़ते थे। लेकिन अब ये जो 22 कमरों की कहानी है, मैं जो उसी बार आ रहा हूँ 22 कमरों की कहानी पर। देखिए 22 कमरों की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि वहां पर है क्या ये सच पता चल जाए, और अब इसी के ऊपर राजनीति होगी। कोई कहेगा ताले नहीं खोले जाने चाहिए, कोई कहेगा नहीं साहब ये तो गलत है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। अब भाई सच को बाहर लाने में आपको दिक्कत क्या है? अरे दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा, जो लोग बोलते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। तो सभी के मुंह बंद कर देने चाहिए कि वहां पर आखिर था क्या, चाहे वो प्रोफेसर ओ कहे या राजकिशोर जी कहे, आगरा के जो इतिहासकार हैं। तो जितने भी लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं इन सभी पर पूर्ण विराम लग जाएगा यदि उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाए। तो अभी तो पहली फौरी तौर पर यही है कि भाई जांच पड़ताल शुरू हो जाए। रही बात महबूबा मुफ्ती साहब की, महबूबा मुफ्ती साहब तो जो है एक तरीके से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से जोड़ के देख रही है कि वो अपने आप को मुसलमानों को बहुत बड़ा हितैषी बताते हुए उनके बीच में एक ऐसी दरार पैदा कर दी जाए कि साहब ये सरकार जो है आपके खिलाफ कुछ कर रही है। और यहाँ पे खिलाफत की तो बात ही नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ही नहीं कि वो मंदिर बनाएंगे वहां पर, ये तो वही कह रहे हैं मंदिर बना के दिखा दो। बात तो सिर्फ जांच पड़ताल की हो रही है, जांच कीजिए कि वहां पर सच क्या है जी। यदि आप सच को जो है दूसरी तरीके से मोड़ते हैं तो एक अच्छी राजनीति नहीं कही जाती है जी। राजनीति वह है जिससे देश का विकास और देश में अच्छी चीजें हो और सच सामने आए। तो सच लाने की कोशिश के लिए यदि कोई चीज कही जा रही है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कहा जा रहा है कि जिसको आपने 45 साल पहले बंद कर दिया था उन कमरों को खोल दो, तो कमरों को खोलने में दिक्कत क्या है? सच को बाहर लाने में दिक्कत क्या है? मेरी समझ में नहीं आता कैसी राजनीति जो सच को दबा के रखना चाहती है कि 22 कमरों में है क्या। तो सच को बाहर आने दीजिए, खोल दीजिए 22 कमरे, बिल्कुल, और झूठों का मुंह बंद कर दीजिए। ठीक है मुन्ना खान जी, क्या किससे इत्तेफाक रखते हैं, ताजमहल से, तेजो महल से, या उन 22 बंद कमरों से, या राजनीतिक जो ये जो द्वंद्व चल रहा है इससे किससे इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं इत्तेफाक अपने संविधान पे रखता हूँ जो सर्वोपरि है, जिसे पूरा देश चल रहा है। और मैं इत्तेफाक महबूबा मुफ्ती जी से भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो पहले भी पीछे भी सहयोगी बीजेपी के ही रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने कहा कि जो जम्मू और कश्मीर है जिसमें मुसलमानों के साथ ये 4 ही एक इनका वोट इकट्ठा हो, तो वहाँ के मुसलमान भी समझते हैं इस चीज को। वहाँ के मुसलमान इनकी किसी भी ऐसी बातों में आने वाले नहीं है। वहाँ के मुसलमान को भी रोजगार चाहिए, कम महंगाई चाहिए, व्यापार चाहिए। तो वहाँ के भी मुसलमान ऐसे नहीं है, मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के इस तरीके के बातों से अपना इत्तेफाक नहीं रखता। इन्हें अभी जिस हालात से गुजर रहा है, देश के जो अभी हालात है, यहाँ आपने सही कहा, हमारे मित्र ने सही कहा, रोटी कपड़ा और मकान, अभी तो इसके लिए जद्दोजहद होनी चाहिए थी। और ये सवाल है
ताजमहल है या तेजू महल है, इसका फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट में है और न्यायालय बेहतर करेगा। मैं समझता हूँ सभी को उनके ऊपर यकीन रखना चाहिए और कोई भी आदमी इस चीज का श्रेय लेने की कोशिश न करे कि ताजमहल है कि तेजू महल है, ये 200 साल या 300 साल पुराना जितने भी पेपर है वो हमारे न्यायालय में मौजूद होंगे और न्यायालय सबसे बेहतर न्याय करेगी। हमें इतना अपने न्यायालय पे भरोसा है, हमें अपने संविधान पे भरोसा है। ठीक है, मेरा सुरेंद्र सिंह सवाल है। जी फरमाएं। मेरा सवाल आता है मेरा सवाल आता है इसके अंदर एक, जैसा कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान जो है बेरोजगारी, महंगाई या व्यवसाय पे या दूसरे मुद्दों पे, रोटी कपड़े पे बात करना चाहता है, वो ताजमहल वाले मामले में नहीं आएगा। तो यानी कि अच्छी बात है, यानी कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने महबूब मुफ्ती को नकार दिया, इसलिए खामखा में कह रही है कि सब मंदिर बना के दिखा दो। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट अच्छा लगा मुझे, यानी कि जम्मू कश्मीर के मुसलमान एक तरीके से कांग्रेस के साथ में है, जो कि बुनियादी जो जरूरतों की बात होगी उस पर बात करेगा। दूसरी बात यह है जो इन्होंने कहा कि मुझे भारतीय संविधान में यकीन है, तो क्या भारतीय संविधान 22 कमरों को खोलने से मना करता है? ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, देखिए बीजेपी सांसद ने दावा कर दिया है तो बीजेपी कूद पड़ी है मैदान में। अब कैसे होगा? बीजेपी तो लगातार अब हमलावर हो गई है कि जब सांसद का बयान आ गया है तो मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सुरेंद्र सिंह जी, अब बीजेपी सांसद ने दावा कर दिया है तो निश्चित रूप से अब बीजेपी तो मुख्य लड़ाई में है ही, और आप तो नाम बदलने में और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर इस तरह का मामला होता है तो उसमें तो सबसे पहले रहते हैं, आगे रहते हैं। तो अब तेजो महाले बनाने के लिए क्या मुहिम चलाने वाले हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, जब हमारे सांसद महोदया ने कहा, मैं इस बात से भी नकार नहीं सकता हूँ कि उन्होंने नहीं कहा, वो सच कहा, क्योंकि देखिए वो राजघराने से आते हैं, तो जो भी जमीन या जो भी उधर का मामला है वो हम लोगों से ज्यादा उनको जानकारी, वो हम लोगों से ज्यादा बेहतर वो आपको या वो मीडिया को बता पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आपको भी और देश को भी मालूम है, हमारा एक ही नारा था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अरे यार आगरा थोड़ी है, आगरा का क्या लेना देना उसमें? वही चंद्रशेखर जी, मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ ना। तो आज ये जो औरंगजेब, बाबर, मुगलों की जो ये शासन जो जिन्होंने किया था, चाहे ये शाहजहां, जो भी आज हमारे धार्मिक स्थल थे, चाहे आगरा की बात करूं या मथुरा की बात करूं, बाबा काशी विश्वनाथ की बात करूं, भगवान राम अयोध्या की बात करूं, ये तमाम ऐसे जगह थे जहां पे ये बाबर और औरंगजेबों ने हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ के, हमारे मंदिर को तोड़ के, हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़खानी करने का काम किया। तो आज उसी का तो हम मांग कर रहे हैं कि जो 22 कमरे हैं आप उसको खोल के दिखा दो। देश को जानने का हक है, इस देश को ये भी मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ये जो 22 कमरों की जो सच्चाई है, देश को जानने का हक है या नहीं? ये तो सबको हक है, चाहे वो पार्टी किसी का भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, टीएमसी हो। नहीं, लेकिन देश की आपको लगाना चाहिए था ना, फिर लाने का हक तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसी की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं जी। मुन्ना खान जी कुछ कह रहे हैं आपसे? ठीक है मुन्ना जी। जो हमारे मित्र हैं, इनके मुंह से निकला हुआ शब्द अच्छा नहीं लगता, राजधर्म। अभी राजधर्म क्या है? युवाओं का रोजगार, महंगाई कम करना, भ्रष्टाचार मिटाना,
देश की डीजीपी को ऊपर ले जाना, देश को प्रगति के रास्ते पे चलाना, ये राजधर्म की बात नहीं, राजधर्म की बात आप न करें, आपके मुंह से शोभित नहीं लगता ये। अभी जनता आपसे सवाल करेगी तो आप सुन लीजिए अरे भाई सुन लीजिए, सुनने में क्या है, अरे आप सुनेंगे नहीं कांग्रेस को तो कैसे चलेगा, सुन लीजिए विपक्ष को, आप सुन ले एक बार, विपक्ष को नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा, सुन बराबर कहिए मुझे। जनता इनसे अभी सवाल करने वाली है, रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, तो ये अब जवाब ढूंढ रहे हैं मस्जिद में, मंदिर में। इनके पास कोई कार्य नहीं बचा, इनके पास एक कार्य बचा है कि आप ये ढूंढो कि किस मंदिर की दीवार मस्जिद से लगी है, किस मस्जिद की दीवार मंदिर से लगी है, कौन से शमशान घाट है जो मुस्लिम के नाम है, कौन से कब्रिस्तान है जो हिंदू भाई के नाम है। इनके पास ये काम लगा हुआ है, इनके पास रोजगार देने का काम, बेरोजगारी दूर करने का काम, महंगाई कम करने का काम, पेट्रोल के दाम को कम करने का काम, डीजल के दाम को कम करने का काम, ठीक है रसोई गैस के दाम को कम करने का काम, ठीक है ये काम नहीं इनके पास। बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। अजय शर्मा जी, इस समय कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक नहीं होना चाहिए, लेकिन उन सब मुद्दों पर राजनीतिक रंग चढ़ जाता है। क्या ये जायज़ है? क्या राजनीतिक दलों को इससे सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन हर जगह फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये बात तो है, हर जगह फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। यदि आप इस नज़र से देखें तो ये एक गलत परिपाटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी सांसद महोदय बीच में कूद गए कि जमीन के कागज हमारे पास में हैं। सिर्फ जमीन के कागज है, उस वक्त के जब हालात थे कि शाहजहां वहाँ मौजूद थे और राजा थे उस वक्त भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने उनसे जमीन ली तो ठीक है। अगर आप जमीन के खरीद फरोख्त होती है, जमीन आपसे लीज आती है या उसके बदले में आपको जो भी दिया जाता है उसके पेपर तो होंगे ही आपके पास में। लेकिन उन्होंने दूसरा एक बात देखी, ये भी गई कि उस पर मंदिर था या नहीं था मुझे नहीं पता, वो तो जांच का विषय है और जांच के लिए ये 22 कमरे खोल दो। अब लोग अलग अलग तरीके तर्क देते हैं कि जब ये बनाया जा रहा था ताजमहल तब शाहजहां वहां नहीं थे, दक्षिण भारत में थे और उनके अब्सेंस में बना। 22 साल लगे, 22,000 मजदूरों ने काम किया जी। और जिस तरीके से संगमरमर के लिए 230 बैलगाड़ियों का जिक्र आता है कि राजस्थान से लाई गई, तो ये जो आंकड़े हैं और ये सब चीजें हैं, ये बताते हैं कि जांच होनी चाहिए, सच क्या है ये पता चलना चाहिए। लेकिन इसके नाम पर जो राजनीति होगी कि हिंदुओं को एक तरफ करो, मुसलमानों को एक तरफ करो, उनको बरगलाओ, उनको जो है ध्रुवीकरण कर दो और हम आपके नेता हैं, हम आपके जो है शुभचिंतक हैं या हम आपके जो है पैरोकार हैं, उसके नाम पर जो है लोगों को बरगलाना नहीं चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी चीज है कि जांच होनी चाहिए कि भैया ये मंदिर है या नहीं है, इसके नीचे ये बना था नहीं बना था, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, सच सामने आ जाएगा। लेकिन स्थिति क्या है चंद्रशेखर कि अपने देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। इस वक्त जो है 2 राज्यों का चुनाव सबके सामने है, गुजरात का और जम्मू कश्मीर का। अभी जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ है, इसलिए जो है इस तरह की स्थितियां बनेंगी। और आप आज के समय में आप देख लीजिए, कोई भी छोटा सा मुद्दा हो या देश के किसी भी कोने में उछला हो, उसकी आग पूरे देश में फैलती है, जैसे हिजाब का। बिल्कुल, कर्नाटक में मुद्दा था और चुनाव यहाँ थे, बिल्कुल है ना। तो ये चीजें जो है असर डालती है कहीं ना कहीं और इससे बचना चाहिए। तो क्या तेजो महाले और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छी बात कह रहे हैं, सरकार को पहली प्राथमिकता में बेरोजगारी जो है उस पर ध्यान रखना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है उस पर ध्यान रखना चाहिए, जो बेसिक बुनियादी चीजें उस पर नियंत्रण करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। और मैं कह रहा हूँ यदि सरकार कर रही है तो उसको सामने लेकर आए, पारदर्शिता के साथ देखिए सब हम ये भी कर रहे हैं और हम साथ में सांस्कृतिक धरोहर है जो पहचान है उस पर भी काम कर रहे हैं। बैलेंस बना के चले, ऐसा ना हो कि भाई विपक्ष को कहने का मौका मिले भाई आप तो एक ही तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख ही नहीं रहे। क्योंकि आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, पाकिस्तान का हालत अभी आपके सामने, इमरान खान की सरकार गिर गई इसी वजह से, और श्रीलंका आपके सामने, नेपाल की क्या हालत है आप वो भी देख लीजिए। यदि इन तीनों पड़ोसी मुल्कों की ये हालत है, यदि इनकी भुखमरी होगी, गरीबी होगी, तो ये भागेंगे किस तरफ? हिंदुस्तान की तरफ ही तो भागेंगे, घुसपैठी के रूप में। बेशक। तो ये इसका असर जो है सीधे हिंदुस्तान में पड़ेगा।
इसलिए ये हमारी पहली प्राथमिकता में होना चाहिए कि हमारे देश के नागरिकों के पास में रोजगार हो, उनके पास में सभी ऐसी चीजें रहें कि वो हो सके। दूसरा आप देखें, अभी हाल में डाटा जो आया है कि बेरोजगार रिटायर हो रहे हैं। ये अपने पे चिंता की बात है कि लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया है, घर बैठ गए जाकर जी। तो ऐसे मुद्दों से भी बच के नहीं जाने देगी देश की जनता, और इसके लिए विपक्ष में बैठा सवाल उठा रहा है। बिल्कुल जवाब दे, सामने आए सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। मुन्ना खान जी, दरअसल ठीक है मैं आता हूँ। मुन्ना खान जी, दरअसल ऐसा तो नहीं है कि इन सब के बीच में जो मूल मुद्दे हैं उनसे कहीं भटकाव हो रहा है और राजनीति पूरी तरह एक आवरण तैयार कर रही है कि ये जो काम किया जा रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादा ज़रूरी काम है उसको गैर ज़रूरी बताया जा रहा है। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, मैं तो आपके डिबेट में बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि बीजेपी की जो मंशा है, इसकी मंशा ही है कि बेरोजगारी की बात ना हो, भूखमरी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो। 23 करोड़ जनता को कांग्रेस पार्टी ने गरीबी रेखा से ऊपर किया। उनको बीजेपी सरकार ने घटाने के बजाय 14 करोड़ और प्लस कर दिए। 37 करोड़ जनता आज गरीबी रेखा के नीचे है और 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है। मैं कहता हूँ आप कहाँ देश को ले जा रहे हो। अभी हमारे सुरेंद्र सर जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, अरे आप काम करो, इन मुद्दों से आप ध्यान भटकाने की कोशिश ना करो। जिस तरह से आप आए दिन बुलडोजर है, मस्जिद है, मंदिर है, आप देश को कहाँ ले जा रहे हो। अभी तो ये मुद्दा ही नहीं था, अभी गहन मुद्दा आपके पास बचा है। ठीक है कि आपके कितने युवा बेरोजगार है, बिल्कुल, कितने युवा परेशान बिल्कुल ठीक है। किसान सुरेंद्र जी, ये जो गरीबी और ये जो बेरोजगारी और महंगाई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए आपने मुद्दों का ताजमहल लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सुरेंद्र सिंह जी, क्या मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी ताजमहल खड़ा कर दिया जाता है और कभी कुछ खड़ा कर दिया जाता है? क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल गलत चंद्रशेखर जी। मुन्ना खान जी जो आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है पेट्रोल की दाम बढ़ी है, थोड़ा इसमें बहुत, कोई शक नहीं थोड़ा है। बहुत, थोड़ा बहुत मैं इनको नकार भी नहीं रहा। नहीं, थोड़ा बहुत, ये जो आपने शब्द बीच में जोड़ा है थोड़ा बहुत, ये भी एक चंद्रशेखर जी, लेकिन नहीं, ये आपने जो बोला है ना थोड़ा बहुत, ये भी एक गरीब के ऊपर वो है व्यंग। नहीं मैं आ रहा हूँ। कि आज से पूर्व मुन्ना खान जी के ही पार्टी के और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी बोला करते थे कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और गांव तक पहुँचने में। अरे ये पुराना हो गया सर। अब आप 8 साल से सरकार में है, कितना कांग्रेस को गाली दे दे के काम चलाएंगे? थोड़ा तो शर्म कीजिए मेजर। बिल्कुल मैं याद दिला रहा हूँ। हाँ, अरे क्या याद दिला रहे हैं आप? बर्लिन से लेकर यही सब याद दिलाया जा रहा है यहाँ तक। 8 साल हो गए सरकार में, आप क्या कांग्रेस को कर करके पानी पी के कांग्रेस को कोसते रहते हैं? कोई काम ही नहीं है आपके पास, अपनी बात बताया कीजिए। बिल्कुल नहीं। एक जवाब मैं दूंगा, जवाब में रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। आज आप जम्मू कश्मीर के अंदर देख लीजिए, आपके के चैनल पे मैं उस दिन भी था, करोड़ों का पैकेज दिया गया वहाँ विकास के लिए मोदी जी पैकेज लेके आए। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुनिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। अजय शर्मा जी, ये सरकार को एक लंबा समय हो गया केंद्र में, अब ये बार बार ये कहते हैं 1 रुपया जाता था, कितना पैसा पहुंचता था, 15 पैसा पहुंचता था, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतने वर्ष हो गए पत्रकारिता में, आपने कई चुनाव भी कवर किए होंगे, कई तमाम जो समसामयिक विषयों पर लिखा भी होगा, बोला भी होगा, सुना पढ़ा भी होगा।
क्या ये ठीक बात है कि आप बार बार एक ही राग अलापते रहें, ले दे के कांग्रेस, ले दे के कांग्रेस, और कोई काम ही नहीं है इनके पास? देखिए, इसमें कुछ वजह है। एक तो जब होता है जब किसी प्रवक्ता के पास में पूरी जानकारी नहीं होती या तैयारी पूरी नहीं होती, हाँ, तब वो एक अपने दायरे में सीमित होता है और एक ही तरह की बातों को कहकर जो है बच के निकल जाना चाहता है, और इसकी वजह से पार्टी कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो अनुभव है वो यही कहता है, और पार्टी हाईकमान का हमेशा से चिंता रहती है कि भाई हमारे प्रवक्ताओं को थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी बात, दूसरा रीजन ये भी है, जब हम अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं तो दूसरे पर दोष मोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आप आखिरकार कर क्या रहे हैं? या तो आपके पास जानकारी नहीं है, या फिर आप अपने दोषों से बच रहे हैं, नाकामी से बच रहे हैं आप। सिर्फ दो ही रीजन है, इसमें तीसरा रीजन नहीं है। तो यहाँ पर जो भी पार्टी है, चाहे जो किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता हो, वो पूरी जानकारी के साथ बैठे, तथ्यों के साथ अपने बात करे, जिससे कि एक सही मैसेज और सही जानकारी देश के अंदर जाए। बिल्कुल। यदि हम सतही तौर पे कोई भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। नहीं आता है, बिल्कुल। तो रिजल्ट आने के लिए ये बहुत जरूरी है। सुरेंद्र सिंह जी, आप सुन रहे हैं ना? जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ, देखिए, अभी जो बात हो रही है, भाई ने जो बात कहा ना, जी, ठीक है, सुन लीजिए, कुछ एक बार सुन लीजिए। हाँ अजय जी। अभी जो बात है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह के आरोप लगाती है, बात करती है, बीजेपी उसको पलट के कह देती है कि भाई 70 साल में आपने ये किया। अरे भाई, अब तो बहुत समय हो गया। दूसरा आ गया, तीसरा चुनाव आने वाला है 2024 का भी। तो आपको तो अब बहुत सारी चीजें ठीक कर लेनी चाहिए, रिपेयर कर लेनी चाहिए था। अब रिपेयर के बाद निर्माण की बारी है, तो निर्माण कीजिए अब। मैं आपको बताऊं, देखिए, राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजों का चलन या संस्कृति या परिपाटी बंद हो जानी चाहिए। पहले महंगी रैलियां बंद हो जानी चाहिए जो इवेंट के रूप में चलती हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी करोड़ों रुपया खर्च करती है उसके ऊपर। विज्ञापन के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो बंद हो जाना चाहिए। अभी छोटी सी बात है, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसके अंदर दिल्ली के अंदर बायो कंपोस्ट के ऊपर लगभग कुछ लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन उसके विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए। ये तो सब जगह हो रहा है। तो ये जो चलन है, मैं अभी जब मंत्रियों से मिलने जाता हूँ या विधायकों से मिलने जाता हूँ, तो वहां पे जो बड़े बड़े बुके पहुंचते हैं ना, मिठाई के डिब्बे पहुंचते हैं, और जो मोमेंटो पहुंचते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, ये चलन बंद हो जाना चाहिए। इसमें पैसा बचेगा। आप की राजनीति में इतना रुपया देश का खर्च हो रहा है, उस पर उसको नियंत्रण कीजिए और उसको पब्लिक वेलफेयर में लगाइए, जिससे कि कुछ तो असर पड़ेगा। तो ये जो, यानी कि आप सिर्फ जनता की जेब को काटेंगे, टैक्स के रूप में देखेंगे, लेकिन आपको जहां पर आपको इस व्यवस्था को चलाने के लिए जो राजनीति करनी पड़ रही है, या जो आप राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत महंगी हो गई है। तो इस महंगी राजनीति की वजह से आपको देश में जो रोटी है ना, उसकी कीमत बढ़ गई है। रोटी महंगी हो गई। ठीक है अजय जी, मैं आऊंगा आपका। रोटी महंगी हो जाए, राजनीति महंगी है ना, राजनीति में ठीक है। गलत है। सुरेंद्र जी, आप सुन लिया होगा आपने, 22 कमरों से ज्यादा बंद दिमाग को खोलने की जरूरत है, जो नहीं खोला जा रहा इस समय। बिल्कुल नहीं, अजय भाई ने कहा, देखिए बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये भी सच है कि आज महंगाई की बात हो रही है। मैं पहले ही कहा कि हाँ, पेट्रोल की दाम बढ़ी है, जिसके वजह से जो है देश के अंदर कुछ महंगाइयां बढ़ी है, चाहे तेल का दाम हो या तमाम ऐसी चीजें हैं जो रेट बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी तो सच है कि आज जिस प्रकार से, आज मैं दिल्ली की ही बात करूंगा, अभी अजय भाई ने कहा एक विज्ञापन की, मैं आपको एक दिल्ली की बात कह रहा हूँ। दिल्ली के अंदर एक तिरंगा झंडा लगाने के लिए केजरीवाल जी का पूरा बजट सवा करोड़ का था, और 6 करोड़ कुछ का जो है उन्होंने एड में लगा दिया। तो ये तो सच है कि एड कम और एड ज्यादा हो रहा है। और आज देखिए केजरीवाल जी गुजरात जाके, केजरीवाल जी कहाँ आ गए महाराज इसमें केजरीवाल जी कहाँ आ गए इसमें? वो अजय शर्मा जी ने क्या बोला था, क्या आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपने केजरीवाल जी को ला दिया बीच में।
अजय जी ने कहा ना कि विज्ञापन में करोड़ों का खर्चा किया जाता है। हाँ, इन्होंने अपने मतलब की बात पकड़ आपने समझा ही नहीं कुछ, आपने कुछ समझा ही नहीं। जवाब दिया था, आपको नहीं कहा, आप अपने सवाल का जवाब दें। मैंने सिर्फ ये कहा कि राजनीति जो महंगी हो चुकी है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसको खत्म कीजिए और राजनीति उनको को खत्म करने की जरूरत है। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है और आपको भी मालूम है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, नहीं मैं अपने ऊपर ही कह रहा हूँ। आपने भी बुक्के की बात किया, फूल की बात की, लेकिन आपको मालूम होगा कि मोदी जी 2014 के जब चुनाव जीत के आए, उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कहा अगर हमसे कोई मिलने आओगे तो मुझे सिर्फ एक गुलाब का फूल दो। छोटे महानगर अध्यक्ष इनको नियंत्रित कीजिए। ये तो देखिए, जब ऊपर से शुरू हो चुका है ना अजय भाई, दिखावा करते, पता नहीं क्या दिखावा है, क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, या नियंत्रित कीजिए ना। आप देश के प्रधानमंत्री पे क्यों जा रहे हैं? आप कांग्रेस पे जाएंगे तो राहुल गांधी, और इधर उधर जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल। आपसे राजनीतिक तब तो पूरा देश सही करेगा सर। इसको भी तो आप देखिए। और जहां तक अभी राहुल गांधी की बात हुई है, तो राहुल गांधी जी को देश से और समाज से, प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। देख रहे हैं, सब देख रहे हैं लोग, आपको देख रहे हैं। आप इधर उधर बैठ घुमा रहे हैं, जहाँ घुमाना चाहिए वहाँ नहीं घुमा रहे हैं। घुमा रहा हूँ। हाँ, जो पार्टी अपने दल के अंदर एक अध्यक्ष नहीं बदल सकता है, वो जो है वो देश का और प्रदेश का क्या विकास करेगा? हमने विकास किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने विकास किया है। हमने तमाम ऐसी जगह जहाँ हम जीत के आए हैं वहाँ विकास के नाम पे आए हैं। सुन लीजिए, लगभग लोगों ने वोट नहीं चलिए सुन लीजिए भाई, सुन हो लीजिए। चुकी है। जो पहले 100 रुपए का सरसों का तेल तक से 85 का है, रिफाइंड पे भी लगभग 90-95% बढ़ोतरी है। आटा भी जो है कि देख लीजिए, ये समझते ही नहीं यार। ये ताजमहल के दरवाजे खोल दो, अरे उसके कमरे खोल दो, इसके कमरे खोल दो, उसकी कोठी में ताला लगा दो। इनका यही काम चल रहा है पूरा। जो केरोसिन तेल वो महंगी हो चुकी है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया, ये मतलब ही नहीं है इनको। बस विकास हो रहा है, ले दे के इसका ताला खोलो, उसका ताला तोड़ो, उसमें ताला लगाओ, ये चल रहा है बस। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रिटायर्ड हो गए लोग, बेरोजगार को रोजगार छोड़ो, खोजना बंद कर दिया लोगों ने। आप कह रहे हैं विकास है? ये किस तरह का विकास की बात कर रहे हैं? अब दे दीजिए जवाब जरा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप क्या देखिए कितने रोड बने। अरे भाई, रोड की बात नहीं चल रही है। आप कहाँ जवाब मांग रहे हैं, कहाँ जवाब दे रहे हैं? टोल टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है, लोग घर में बन गए। और वहाँ पे उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? डिफेंस कॉरिडोर आया, उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? इस सेक्टर की बात क्यों कर रहे हैं? आप तमाम सेक्टर में जाइए ना, एमएसएमई में जाइए, एमएसएमई से करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया। अरे कहाँ एमएसएमई से करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया है? वो जवाब दीजिए ना। मैं इनसे सब ये तो सोचने। अब सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए सुरेंद्र जी, मुन्ना खान जी। मैं कहता हूँ कि आप हर जगह के ताले खुलवा रहे हो, आप अपनी जुबान पे ताले कब लगाओगे? एक चीज। दूसरी चीज, आपकी सरकार महंगाई के ऊपर बनी थी, क्या महंगाई कंट्रोल में है? क्या आपके घर में आज 400 रुपए का सिलेंडर आ रहा है? क्या 90 रुपए का सरसों तेल आ रहा है? क्या 17 रुपए किलो आटा आ रहा है? क्या 65 रुपए रिफाइन आ रहा है? क्या 60 रुपए पेट्रोल आ रहा है? 52 रुपए डीजल आ रहा है? आप किसकी बात कर रहे हो? आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप क्या बता रहे हो? घुमाने की बात क्यों कर रहे हो? चलिए अब ठीक है, अब यही जवाब दे दीजिए, महंगाई पे बात करो। ठीक है, दे दीजिए। ताला वाला खुल जाएगा, सुनिए, ताला खुल जाएगा, ताला खुल जाएगा, लोग खुलवा लेंगे। आपको नहीं किया है जिससे कि ताले लगाने की जरूरत है। अरे सुन लीजिए सुरेंद्र जी, आपको जिस लोकतंत्र की चाबी सौंपी है, आप उसका ताला खोलिए, लोगों की मजबूरियां जो हैं उनको हल कीजिए। बात कर रहा हूँ, उसी कानून की मैं बात कर रहा हूँ, उसी संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। आज देश के अंदर किस प्रकार से आप देखिए, किस देश के अंदर जो है ना, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान को बसाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप फिर केंद्र में? क्या कर रहे हैं बैठ के? आप बताइए।
हैं? धरना पर बैठा दिया जाता आप क्या कर रहे हैं? है। आप क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के? क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के? बयान, यही कांग्रेस के सारे सिर्फ बयान दे रहे हैं, नीचे जाके सिर्फ बयान दे रहे हैं। अरे ठीक है शाहीन बात तो लोग जाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कोर्ट के फैसले का, कोर्ट का जो आदेश आया उसको क्या कहेंगे आप? तो कोर्ट का ही तो सम्मान हम कर रहे हैं सर। अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ। अजय शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या लगता नहीं है आपको कि राजनीति के लाल कालीन पर पहुंचकर सत्ता की चकाचौंध में हर एक दल कहीं ना कहीं थोड़ा तो पथभ्रष्ट हो जाता है? और शायद बिल्कुल हो जाता है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप देखिए, इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल है कि राजनीति की सरपरस्ती के बगैर पूजा सिंघल जैसी आईएएस ऑफिसर पनप नहीं सकती, पूरे देश के सामने है। आप देख लीजिए कितना पैसा मिल रहा है जी। अभी देखें जो नोएडा की सीईओ है, उनको कोर्ट के अवमानना में से नोटिस आया है। तो आप भी देखें कि ये जो अफसर हैं, मैं पूजा सिंघल जी की बात कर रहा हूं, जब इनके ऊपर इस तरह के सवालिया निशान लगने शुरू हुए थे तब किसकी सरकार थी? रघुवर दास थे। आज हेमंत सोरेन है जी, और ये विवाद का विषय बना हुआ है। तो करप्शन तो हर जगह है, और करप्शन बिना राजनीतिक सरपरस्ती के नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या देश की जनता जिम्मेदार है इसके लिए? हमने भाई देश की जनता ने चाबी सौंप दी आपको लोकतंत्र की, अब चलाइए देश आप। अब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी बसा रहे हैं, रोहिंग्या बसा रहे हैं, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस ने ये किया। अरे भाई, चाबी सत्ता की आपके पास है, आप जैसा चाहें जिसको अंदर रखें, जैसा चाहे बाहर रखें, कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है। अब ये बहाने से नहीं होगा कुछ काम। सुरेंद्र जी, जनता समझती है सब बात को। मैं वही तो कह रहा, जनता तो समझी तभी तो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 राज्यों में 4। ये गलतफहमी में न रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए कि वोट पड़ रहा है आपको। चंद्रशेखर जी, जनता का विकास करते हैं। हाँ, आप उस वोट का परसेंटेज निकालेंगे तो पता चल जाएगा। 100% वोट में से 21% वोट पे आप जीत के सरकार बना रहे हैं 30% पे, उसको बहुत बड़ी बहादुरी मत मानिए। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, जब जन धन योजना का खाता खोला गया, तब हमने ये नहीं कहा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। सुनिए यही लोग कहते सुन लीजिए आप। देखो खाता खुलवा के क्या होगा, मोदी जी ऐसे कर रहे हैं। अरे आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए सुरेंद्र जी, सुन लीजिए। मैं आपको 2 उदाहरण बता रहा हूँ जो मैंने आज पढ़े हैं इस देश के। एक उदाहरण ये था कि मुरलीधर राव मध्य प्रदेश में किसी सभा में थे, तो वहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा का जो जिला अध्यक्ष था वो उनसे बड़ी विनती कर रहा था कि साहब ऐसा कुछ न बोला कीजिए कि मैं 10 मुसलमान लेके आता हूँ, 25 भाग जाते हैं। आपकी भाषा ऐसी होती है कि जिससे उनको कष्ट पहुँचता है। और दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि केरल में एक वहाँ पे स्टार हैं, छोटे मोटे स्टार हैं, अपना गुजारा चलाते थे। उन्होंने सफाई कर्मचारी की नौकरी ज्वाइन की है, तो उनका एक इंटरव्यू था, उसमें वो कह रहे थे कि सेल्फी लेने से पेट नहीं भरता है, फ़ोटो खिंचवाने से पेट नहीं भरता है। ये दोनों घटनाएं देश को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। अब आप बहुत सुनिए इत्मीनान से। आप एक देश के नागरिक भी हैं, भाजपा कार्यकर्ता होने के साथ आपने भगवा सदरी पहनी है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके भीतर एक भारतीय दिल भी धड़कना चाहिए। लोग परेशान हैं, सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी और ईमानदारी है, और जवाब देना आपको ईमानदारी से। ये एक भारतीय होने का कर्तव्य निभाना है भाजपा कार्यकर्ता के साथ। समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय शर्मा जी, क्या मैं आ रहा हूँ मुन्ना खान जी। अजय शर्मा जी, क्या नहीं कि ईमानदारी से बोलना चाहिए कि जो है उसको तो कम से कम बताएं? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जिस ईमानदारी की उम्मीद आपके जैसे या हमारे जैसे या देश के लोग कर रहे हैं, वो जो है जब बेईमानी सी साबित हो रही है, क्योंकि जब पार्टी का रंग चढ़ जाता है, पार्टी जो है देश से ऊपर हो जाती है, या पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को जो है डेमोक्रेसी में लोगों के हितों से ऊपर अपने आप को समझने लगता है। उसे लगता है कि सबसे पहला पार्टी है, बाद में देश के लोग हैं।
तब इस तरह की चीजें हो जाती हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भी उसको कचोटती होगी कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ईमानदारी से जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो ये होता है और बाद में चीजें फिर खुलती हैं, आती हैं, वो होता है। लेकिन ईमानदारी से जवाब देना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। देश पहले है, देश के लोग पहले हैं। आप देश रहेगा तो आपकी पार्टी भी रहेगी, आपकी सत्ता भी रहेगी, लोग ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। और ये सभी पार्टियों के ऊपर लागू होता है, क्योंकि व्यक्ति कोई भी डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति हो, जिस भी पार्टी को वोट देता है या किसी भी उम्मीदवार को वोट देता है तो इस उम्मीद के साथ देता है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, ये व्यवस्थाएं मैं आऊंगा आपके पास, चलाएगा। बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। मुन्ना खान जी, क्या लोकतांत्रिक ईमानदारी की जरूरत नहीं है देश को? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर है, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मुन्ना खान जी, क्या राजनीतिक ईमानदारी की, क्या लोकतांत्रिक ईमानदारी की ज़रूरत नहीं है? और क्या उन सवालों का होना लाजमी नहीं है जो लोग चाहते हैं? नहीं, लोकतंत्र तो हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत ही जरूरी है। एक चीज, दूसरी चीज, देश मेरा अगर ईमान है तो लोकतंत्र मेरा धर्म है। और अभी हमारे बीजेपी के मित्र हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, तो मैं इनको बता दे रहा हूँ कि भगवा रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, और आप अशांति फैलाने का काम पूरे देश में कर रहे हो। ये क्या नहीं, गलत बात, फिर से आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र की ईमानदारी जरूरत है, लोकतंत्र मेरे ईमान धर्म है, फिर आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे कि जो अशांति, नफरत, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? गलत मैसेज जाता है ना इससे। शर्मा जी, मैं पूरी बात आप में और उनमें फर्क क्या रहा है? चंद्रशेखर, की राजनीति में नैतिकता का अभाव हो चुका है, और ये नैतिकता का जो पतन हुआ है, जिसकी वजह से राजनीति ऐसी हो गई है। जब राजनीति में सत्ता का सुख या सरकार में बने रहने की लालसा सर्वोपरि होती है, तब जनता के सवाल पीछे चले जाते हैं, जनता के मुद्दे पीछे चले जाते हैं। इससे ऊपर उठना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और अभी जनता सामने आएगी। और अभी 22 कमरों के खोलने और बंद होने को लेकर ही चर्चा चल रही है, और उसमें जनता का सरोकार कहीं कुछ नहीं है। जनता के सरोकार पे बात होनी चाहिए, सामाजिक सरोकार पे बात होनी चाहिए। मैंने शुरू में दोनों बातें रखी कि जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे पारदर्शिता के साथ सरकार को सामने आना चाहिए। और दूसरा, यदि वो 22 कमरे बंद है तो खोल दो, सब सामने आ जाएगा, उसमें राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। जी, इन्हीं बातों पे आ रहा हूँ मैं, अजय जी मैं इन्हीं बातों पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे हमने यूपी में विकास किया, आप कह रहे हो 3 करोड़ हमने सिलेंडर बांटे उज्ज्वला योजना के तहत। मैं कहता हूँ 30 सिलेंडर में गैस नहीं है, आपने सिलेंडर तो दे दिया, 1000 रुपए सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे हो। आप पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए, लोग बाइक अपने घरों में लगा रखे, थोड़े पैदल चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप गरीबी में बात करो, आप भूखमरी में बात करो, आप बेरोजगारी में बात करो। 45 करोड़ युवा ऐसे हैं जो आशा छोड़ चुके हैं कि हमें नौकरी मिलेगी भी। आप 2 करोड़ नौकरी पर साल देने की बात की आपने। ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है चंद्रशेखर जी, मेरा इस पर सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से। जैसे मैं यहाँ पर हूँ गाजियाबाद, नोएडा के अंदर, और जब आप सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को लौटकर आते हैं, तो छोटी बड़ी या ऊंची और लंबी कारें मिलाकर सैकड़ों हजारों कारें सड़क पर होती है, उसमें एक आदमी बैठा होता है। कितना पेट्रोल डीजल फूक रहा होगा। तो महंगाई की मार सिर्फ 2 व्हीलर चलाने वालों पड़ती है। जो कारों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी, उनको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये बात सोचना पड़ेगा, जो गरीब आदमी है, जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, वो महंगाई में कैसे जी रहा है। तो ऐसी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि लोग एक गाड़ी में ना चले। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, या उनकी कंपनियां जो है उनका ट्रांसपोर्ट मुहैया कराएं कि पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दें। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। सड़क पर ट्रैफिक भी कम होगा, सुरेंद्र, महंगाई पर बिल्कुल नियंत्रण मिलेगा। सुरेंद्र सिंह जी, देखिए, ये 22 कमरे खुले या बंद रहे, खुल जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा दिलों को खोलने की ज़रूरत है। और जो बंद हो रहा है वो ये है कि आज की तारीख में हमको ये लगता है, सबको ये लगता है कि जो धार्मिक, जो सांप्रदायिक सद्भाव है, उसको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। और जैसे अभी देखिए, लोकतंत्र की बात मुन्ना खान जी ने किया। मुन्ना खान जी
देश की लोकतंत्र खोलने से पहले आप अपने पार्टी का और अपने घर का लोकतंत्र अगर खोल देंगे ना, जिस दिन आप अध्यक्ष बदल देंगे, शायद हो सकता है कि आपके पार्टी का और समाज का आप भला हो जाए। घूम फिर के आपके पास यही बात अब है। मैं अजय जी के बात पे आ रहा हूँ, अब अजय जी की मैं बात पे आ रहा हूँ। अजय भाई ने कहा कि आज लाखों के हिसाब से गाड़ियां हैं जिसपे एक लोग बैठा हुआ। ये बिल्कुल सच है कि आज अगर महंगाई का जो वाले उस पे भारी असर पड़ा है। अब उन्होंने वही तो कह रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ। आज जरूरत है, सुन लीजिए मुन्ना खान जी, सुन लीजिए, एक घर में जी सुरेंद्र जी, आज जरूरत है कि अगर एक घर में 4 सदस्य है तो सिर्फ एक ही गाड़ी का परमिट मिलनी चाहिए। आज अगर आप पैसा वाले हैं, ठीक है, कौन देगा जी, कौन करेगा ये सब? सरकार में कौन बैठा है? लेकिन सरकार में कौन बैठा है? तो सर उसी पे ये आप विपक्ष की भाषा बोलते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुन्ना खान जी के पार्टी या तमाम ऐसे लोग होने नहीं देते हैं ना। आप आज आप एक बताइए, 370 हटने से, मैं जम्मू कश्मीर से राजनीतिक शुरू हुई थी आज डिबेट, मैं जम्मू कश्मीर पे आ रहा हूँ। 370 कहाँ जम्मू कश्मीर है, कहाँ ताजमहल है, कहाँ गाड़ियां हैं? करना तो आपको ही पड़ेगा ना, सरकार में तो आप ही बैठे हैं ना। देखिए महबूबा जी, जम्मू कश्मीर अरे सरकार में तो आप ही बैठे हैं ना, सरकार में कौन बैठा है? तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ चंद्रशेखर जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी तो होने दीजिए। 370 हटे, 35 हटे, जो पत्थर मारा जाता था आज वो खत्म हो गया। आज आपको भी मालूम है करोड़ों का पैकेज दिया गया, हो गया ना, जम्मू कश्मीर अब हो गया ना, क्या उसका पर्चा लेके घूमते रहे? अगर वहाँ का विकास होगा तो क्या वो हिंदुओं का होगा विकास, मुसलमान का नहीं होगा, या सिख ईसाई का नहीं होगा वहाँ विकास। तो आज जो है मोदी जी जो है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग जो कह रहा है, ये जो बात जो लेके हम चल रहे हैं, ये यही तो कह रहे हैं हम। ठीक है, चलिए ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। अजय शर्मा जी, बड़ा संक्षिप्त सा जवाब आपसे चाहूंगा। क्या लगता है आपको कि एक जो राजनीति है उसको बड़े गंभीरता और बड़े एक अच्छे और सदाचार की आवश्यकता है इस समय? तो मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। राजनीति के अंदर एक रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक राजनीति के अंदर रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक देश में बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम देश के मुद्दों पर विचार विमर्श करें, राजनीति पे बहस करें, विचार विमर्श करें कि राजनीति को अच्छा कैसे बनाया जाए, इसको बदला कैसे जाए और ये देश हित में कैसे हो। ठीक है, बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। सुरेंद्र सिंह जी, अजय शर्मा जी, मुन्ना खान जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल बहुत सारे मुद्दे हैं और वो मुद्दे अपने स्थानीय स्तर पर हल भी हो रहे हैं, लेकिन उन स्थानीय स्तर के मुद्दों को राष्ट्रव्यापी बना कर कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं। इसलिए शायद देश को एक बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर वो नहीं हुआ तो इसी तरह होता रहेगा कि मुद्दे जो स्थानीय स्तर के हैं वो राष्ट्रव्यापी होते रहेंगे और राजनीतिक दल उनसे अपना फ़ायदा लेते रहेंगे। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।